रीड किया था आप लोगों ने टॉपिक? यस सर। ठीक है, ये इंटीग्रेट कर ली थी इक्वेशन, जो जस्ट 2-3 स्टेप्स थे बीच में मैंने बताया था, जो इजी इक्वेशन को इंटीग्रेट कंडीशन पुट करके क्यू टी ज़ीरो पुट किया और ये इंटीग्रेट करके एक क्वेश्चन आ गई थी, पी इज इक्वल टू पी नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस एस ओवर बी इंटू टी। यस सर। ठीक है, चलिए सिंपल सी इंटीग्रेशन है ये तो। इसमें कांस्टेंट जो था पी नॉट, जब टाइम जो इंटीग्रेट करते हैं फर्स्ट टाइम में, तो जो कांस्टेंट होता है वो है टाइम टी ज़ीरो पी इक्वल टू के पी नॉट होता है जो। ठीक है, पी नॉट वो प्रेशर होता है, स्टार्टिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर मोस्टली होता है। हम जो है कि पंप जब पंपिंग करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर से स्टार्ट करते हैं, तो मोस्टली 1000 मिली बार होता है जो। ठीक है, और उसके बाद क्योंकि हम जो कोई अदर प्रेशर कितना पंप डाउन करके ला रहे हैं, जैसे कल प्रॉब्लम्स भी हमने एक दो देखे थे कि 1 मिली बार लेके आ रहे हैं, 10 मिली बार तक लेके आना है, वो सेकंड प्रेशर उसे पी कहते हैं, इसे कहते हैं प्रेशर एट एनी टाइम, पी कहते हैं उसे जो। ठीक है, ये बड़ा सिंपल सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन पंपिंग प्रोसेस को हम क्या बड़ा यहाँ एक बेसिक इक्वेशन की वजह से हमने क्या यहाँ पे क्या डिस्क्राइब किया है। अब इस चैप्टर का थर्ड पोर्शन आज हम स्टार्ट करते हैं कि जिसमें कॉन्टिन्यूम एंड मॉलिक्यूलर फ्लो, ठीक है, उसको डिस्कस करना है वन बाय वन पे, और इन फ्लो को डिस्कस करके कंडक्टेंस के लिए क्या हमने एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है। सो व्हाट इज़ कॉन्टिन्यूम फ्लो, हम ऑलरेडी ये डिफाइन कर भी चुके हैं, जो कॉन्टिन्यूम स्टेट है गैस, उसी तरह से हम इसको क्या यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। इन दिस रेजीम गैस बिहेव्स एज अ फ्लूइड, इसमें गैस एज ए फ्लूइड बिहेव करती है। मॉलिक्यूलर में वो एज ए फ्लूइड नहीं करेगी, वो इतनी डाइल्यूट हो चुकी होती है तो वो क्या मॉलिक्यूलर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के तौर पे हम उसे क्या ट्रीट करते हैं। अब वो उसका फ्लूइडिक बिहेवियर क्या ख़त्म हो जाता है, उसकी विस्कासिटी ज़ीरो हो जाएगी, यानी कि वो एक विस्कस मीडियम ही नहीं रहा। एंड मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल कोलिजन्स विद मीन फ्री पाथ मच लेस दैन द इक्विपमेंट साइज डिटरमिन द गैस बिहेवियर। अब हमें पता है कि जो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल कोलिजन्स होते हैं, ठीक है, और उसमें क्या यहाँ पे ज़्यादा होते हैं कॉन्टिन्यूस फ्लो में, और कंटेनर का साइज मीन फ्री पाथ से क्या होता है मच ग्रेटर होता है इसमें जो। ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक डायनामिक प्रॉपर्टी ऑफ अ गैस इज इस विस्कोसिटी। ठीक है, डायनामिक प्रॉपर्टी, अब फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है तो विस्कोसिटी भी बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। क्या विस्कस फ्लूइड का और नॉन विस्कस फ्लूइड का फ्लो एक जैसा होगा? नो सर। डिफरेंट होगा। ठीक है, तो विस्कोसिटी भी अगर कम ज़्यादा है उससे भी उसके डायनामिक्स क्या होंगे, इफेक्ट करेंगे जो है। तो एयर की भी विस्कोसिटी होती है, इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू भी है, लाइक अदर फ्लूइड्स एयर भी क्या एक विस्कस मीडियम है। इफ़ अ गैस हैड जीरो विस्कोसिटी इट्स स्टेडी फ्लो थ्रू अ पाइप वुड बी कैरेक्टराइज्ड बाय यूनिफॉर्म पैरेलल स्ट्रीमलाइंस एज शोन इन फिगर 4.4 ए। ये जस्ट स्कीमेटिकली शो किया गया है, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस हैं, तो ये ऐसी गैस है, ऐसा फ्लूइड है जो नॉन विस्कस है जो। ठीक है, तो उसमें सारी लाइंस पैरेलल हैं और सब सेम वेलोसिटी से मूव कर रही हैं। लेकिन विस्कस फ्लूइड में क्या होता है, अगर ये लाइंस तो पैरेलल ही जा रही हैं, क्योंकि ये क्या स्ट्रीम लाइंस होती है, फ्लूइड को फ्लो को हमें पैरेलल लाइन से शो करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से शो किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड लाइन से शो कर सकते हैं। इस तरह फ्लूइड के फ्लो को भी क्या पैरेलल के स्ट्रीम लाइन से शो किया जा सकता है। तो फ्लूइड लेयर्स की फॉर्म में फ्लो करता है। ठीक है, यहाँ पे ये एक्सटर्नल लेयर्स हैं जो पाइप को टच कर रही हैं, और जो इनर लेयर है वो क्या सेंटर में है। तो एक्चुअली विस्कस फ्लूइड में इनर लेयर की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है, आउटर की उससे कम, और कम जो वॉल को टच कर रही होती है लेयर, उसकी वेलोसिटी सबसे कम होती है। क्या वजह है, क्यों ये सेंटर लेयर की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है और एक्सटर्नल लेयर्स की सबसे कम होती है? जी सर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज नॉट स्ट्रॉन्ग। हाँ, ओके, चलो हम इसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें गैस वेलोसिटी ए पार्ट में कांस्टेंट होती है थ्रू आउट, हर लेयर की सेम वेलोसिटी है और कांस्टेंट वेलोसिटी से गैस मूव कर रही है। ठीक है, वुड बी कांस्टेंट ओवर एनी क्रॉस सेक्शन इन रियलिटी, however viscosity causes the gas, ये रीजन है, विस्कोसिटी causes the gas at the pipe wall to be stationary। तो विस्कोसिटी की वजह से जो वॉल के साथ लेयर्स हैं वो क्या हो रही हैं, वो स्टेशनरी हो जाएंगी, मीन उनकी फ्रिक्शन जो होगी वॉल के साथ सबसे ज़्यादा होगी, वो वॉल के साथ डायरेक्टली अटैच है, तो वो सबसे स्लो लेयर्स होगी।
इस तरह जो है कि वो स्लो होगी तो इनर लेयर भी क्या होगी, उससे नीचे वाली उससे फास्ट, उससे नीचे वाली उससे फास्ट। तो रिज़ल्ट क्या होता है कि जो सराउंडिंग में लेयर्स होती हैं जो वॉल्स को टच कर रही होती हैं वो सबसे स्लो मूव करती हैं। और मिडल, क्योंकि जो वॉल है उस पर ये साइड वॉल मिडल लेयर्स का साइड वॉल की फ्रिक्शन का इन पे इफेक्ट बहुत कम होता है। तो मिडल लेयर क्या एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती हैं और मैक्सिमम वेलोसिटी मिडल लेयर की होती है। ओवरऑल एक हम एवरेज वेलोसिटी डिफाइन करते हैं, सारी लेयर्स की वेलोसिटी को एडअप करेंगे, ठीक है, उसका मीन लेंगे तो एक मीन वेलोसिटी ओवरऑल इस सारी लेयर्स की वेलोसिटी को क्या करेगी, शो करेगी। यानी वेलोसिटी प्रोफाइल डेवलप होती है। अब देखें इसकी सबसे ज़्यादा है, इस लेयर की कम और सबसे जो पीछे टॉप लेयर उसकी सबसे कम वेलोसिटी है। लेकिन हम इसको क्या एवरेज वेलोसिटी लेके इसको क्या फ्लूइड की वेलोसिटी को क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है एट द सेंटर एंड सम वैल्यू व्यू एवरेज ओवर द सेक्शन, किसी एरिया क्रॉस सेक्शन में इसकी वैल्यू क्या एवरेज वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। ये एक जस्ट इंट्रोडक्शन था कि जब हम कंटिन्यू फ्लो करना डिस्कस करने जा रहे हैं तो कंटिन्यू फ्लो में आगे दो टाइप्स आ जाएंगी कि वो फ्लो विस्कस है या नॉन विस्कस है, ठीक है। नॉन विस्कस में एक कांस्टेंट वेलोसिटी से हर लेयर मूव करती है और विस्कस में क्या वो एक वेलोसिटी प्रोफाइल डेवलप होती है, हमें एवरेज वेलोसिटी यूज़ करनी पड़ती है क्योंकि इनर लेयर्स की वेलोसिटी ज़्यादा होती है, आउटर की क्या होती है, कम होती है। डायनामिकल एनालिसिस ऑफ कंटिन्यू फ्लो थ्रू अ लॉन्ग पाइप। अब हम लॉन्ग पाइप में से क्या है डायनामिकल एनालिसिस स्टडी करेंगे कंटिन्यू फ्लो का, और यहाँ विस्कस मीडियम लेंगे क्योंकि एयर का फ्लो हमने स्टडी करना है वैक्यूम में, तो एयर एक विस्कस मीडियम है, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट फार्मूला हम फ्लूइड वाला यूज़ करेंगे। फ्लूइड मीन लिक्विड्स का जो फ्लो के लिए जो फार्मूला अप्लाई करते हैं वही फार्मूला हम यहाँ एयर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि कंटिन्यू फ्लो होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फ्लो में हम फ्लूइड फ्लो का फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। So the formula of Poiseuille and Hagen, which described as initially formulated the flow of liquids in long pipes, is adaptable to the gas flow, but is unfortunately of limited value. हम गैस फ्लो पे नो डाउट इसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये क्या चलें काफ़ी हद तक काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी या आइडियल गैस इक्वेशन हम लेते हैं, आइडियल गैस बिहेवियर लेके हम गैस की प्रॉपर्टी को सक्सेसफुली डिस्क्राइब कर सकते हैं। ऑल्दो उसकी कई एजम्पशन जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की हैं और रियलिटी में क्या वो क्या होल्ड नहीं करती हैं। तो यहाँ पे भी हम किसी हद तक ये वैलिड है, हम क्योंकि इंट्रोडक्टरी फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्टरी कोर्स पढ़ रहे हैं इसमें फ्लूइड के हवाले से, तो यहाँ हम बेसिक इक्वेशन को, फंडामेंटल इक्वेशन को, सिंपल मॉडल्स को यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो कंटिन्यू फ्लो के लिए हम जो फ्लूइड का फ्लो है, लिक्विड्स का फ्लो है पाइप में, वही वाला हम क्या यहाँ पे फार्मूला क्या यूज़ करेंगे जो है। This is because the usual requirement in vacuum technology is that pipes that connect work chambers to pump shall offer as little impedance as possible to gas flow, and so they are made as short and wide bore as possible, consistent with special constraints, ठीक है। Typical conditions do not therefore involve long pipes, क्योंकि ये फार्मूला लॉन्ग पाइप के लिए, एक तो ये है कि ये फार्मूला पॉइजन हैगन का लॉन्ग पाइप के लिए, वैक्यूम में हम बहुत ज़्यादा लॉन्ग पाइप यूज़ नहीं करते, ठीक है। कोशिश करते हैं जितने शॉर्ट पॉसिबल हों और वाइड बोर्ड हों, वाइडर पाइप हों, ताकि उसमें क्या है हमारे पास क्या है कंडक्टेंस उस पाइप की मैक्सिमम हो और आपको क्या है मैक्सिमम क्या है थ्रूपुट मिले या पंपिंग स्पीड क्या है वो इफेक्टिव पंपिंग स्पीड आपको ज़्यादा मिले वहाँ पे। तो सिर्फ डिफरेंस तो ये बता रहा है, ये वेरी लॉन्ग पाइप के लिए फार्मूला है। तो जो वैक्यूम पंप में यूज़ करते हैं वो इंटरमीडिएट टाइप या शॉर्ट टाइप पाइप होते हैं। तो हम कि एक अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि ये भी पाइप क्या ये फार्मूला जो लॉन्ग पाइप है, जो वैक्यूम में पाइप यूज़ होते हैं उनके लिए क्या वैलिड है। Okay, nevertheless, because it is the only pipe flow problem with a simple analytical solution, ठीक है, and because its use illustrate methods of analysis, it is presented here. ये एक सिंपल पाइप फ्लो प्रॉब्लम है, फ्लो थ्रू अ पाइप है। हम यहाँ पे ये फिर डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे कि ये शॉर्ट पाइप के लिए है या इंटरमीडिएट पाइप के लिए है, तो हम कहेंगे जो लॉन्ग पाइप वाला फार्मूला है और वैक्यूम में जो पाइप यूज़ होते हैं किसी हद तक उनमें भी क्या वैलिड है। अब यह है कि हम एक पाइप कंसीडर करते हैं, ठीक है, और सर्टन उसकी लेंथ है, उसका कोई डायमीटर है, उसमें से क्या फ्लूइड फ्लो कर रहा है लेफ़्ट टू राइट, उसका एक हम स्मॉल एरिया क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं, ठीक है, स्मॉल सेगमेंट पाइप का ले रहे हैं। उसके सेगमेंट के लेफ्ट हैंड पे प्रेशर P है और राइट हैंड पे प्रेशर क्या हमारे पास P माइनस TP है, क्योंकि फ्लो हमेशा ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस होता है, ठीक है। तो एक्स पोजीशन पे प्रेशर P, एक्स प्लस DX डिस्टेंस पे फर्दर आगे क्या प्रेशर P माइनस DP है। तो इसमें हमारे पास फिर हम जो ये पॉइज़लियो हैगल लॉ है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड
through this section according to Pauli and Hegel law is v dot equal to minus pi d4 over 128 eta into dp over dx. तो ये कहता है जो फ्लो रेट है इस पाइप में से दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर ऑफ द पाइप, डी की 4 पार है, मीन डायमीटर 2 टाइम डबल करेंगे, अगर 2 टाइम कर देंगे तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट कितना टाइम इंक्रीज हो जाएगा? ये फार्मूला क्या शो कर रहा है जी? 2 की पावर 4 16 टाइम। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, डायमीटर पे ये क्या है बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, स्ट्रॉन्गली डिपेंड कर रहा है जो है, ठीक है। लेंथ पे भी हम देखेंगे इसकी क्या डिपेंडेंस क्या है, उसको देखते हैं अभी। और ईटा के क्या है, ईटा के कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जितना हाई होगा उतना फ्लो रेट क्या होगा? कम होगा। लॉजिकल बात है ना, कॉमन सेंस की बात है। तो ज़्यादा गाढ़ा फ्लूइड होगा, विस्कस होगा, उसका फ्लो क्या होगा, ज़रा वो स्लोली मूव करेगा जो, ठीक है। तो उसका फ्लो रेट भी हमें क्या मिलेगा? कम मिलेगा जो है। आगे लेंथ पे, लेंथ में ये x है कि प्रेशर चेंज हो रहा है डिस्टेंस के साथ साथ, इस साइड का प्रेशर क्या कम हो रहा है, उसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो लेंथ की डिपेंडेंस भी यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। फॉर गैस मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन बाय P गिव्स द थ्रूपुट एट सेक्शन x विच इज कांस्टेंट अलोंग द पाइप। ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट हमें पता है कि थ्रूपुट जो होती है, जो क्वांटिटी ऑफ अ गैस फ्लोइंग पर सेकंड है, ठीक है, एट प्रेशर P, वो निकालनी है। तो उसको हम क्या इस V डॉट को P से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो गैसेस का फ्लो किसी सर्टेन प्रेशर पे होता है, लिक्विड्स का फ्लो, लिक्विड में प्रेशर क्या होता है? कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है ना। लिक्विड्स एक्सपैंड नहीं ना करते हैं ऐसे जो है फ्लो के दौरान, गैसेस हाई से लो की तरफ एक्सपैंड करती हैं। तो इसलिए यहाँ प्रेशर का फैक्टर भी हम क्या थ्रूपुट डिफाइन करेंगे एट ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट सर्टेन प्रेशर लेंगे तो Q इज इक्वल टू पी वी डॉट, इस इक्वेशन को P से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये स्मॉल सेगमेंट में से फ्लो है। अब इसको हमने ये P डी पी बाई डी एक्स है, इसको हम लिख सकते हैं P डी पी बाई डी एक्स को डी बाई डी एक्स को पी स्क्वायर ओवर 2 लिखा जा सकता है। पी स्क्वायर ओवर 2 का डेरिवेटिव क्या होता है? 2p डी पी ओवर डी एक्स, 2 से कैंसिल हो जाएगा। जस्ट इस फॉर्म में इसलिए लिखा है कि हम इस इक्वेशन को आगे इंटीग्रेट करना है, पूरे पाइप में अगर फ्लो फाइंड करना है तो इंटीग्रेटिंग ओवर द लेंथ L ऑफ द पाइप फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 वेयर p इज इक्वल टू p1 टू x इज इक्वल टू L वेयर p इज इक्वल टू p2। अब थ्रू आउट पाइप करना है, पाइप के एक एंड पे प्रेशर हम यहाँ x0 ले लेते हैं स्टार्ट पाइप के, और एंड पे के x इज इक्वल टू क्या L है, यानी थ्रू आउट लेंथ इस फ्लो को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। पूरे पाइप में से पहले हम एक सेगमेंट में से कंसीडर कर रहे थे, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो डी बाई डी एक्स पी स्क्वायर ओवर 2 का जो इंटीग्रल आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ P1 स्क्वायर, लिमिट्स पुट करेंगे। लिमिट्स कौन सी हम ले रहे हैं? P1 से P2, P1 अपर प्रेशर है, P2 क्या लोअर प्रेशर है। तो ये लिमिट जब पुट करेंगे P स्क्वायर ओवर 2 की तो ये P1 स्क्वायर ओवर 2 माइनस P2 स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा। यहाँ पे ये माइनस पहले है ना, P2 माइनस P1 आएगा ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा P1 माइनस P2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लगेगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो P1 प्लस P2, P1 माइनस P2 ओवर 2, 2 को हम P1 प्लस P2 के नीचे लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसको हम एवरेज प्रेशर कह सकते हैं, ठीक है। लोअर प्रेशर प्लस अपर प्रेशर, ठीक है, दोनों की एवरेज, दोनों को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या एवरेज प्रेशर आ जाएगा पाइप के अंदर कितना बनता है। तो इसको हम फिर क्या, ये हमारे पास क्या थ्रूपुट का फार्मूला आ गया। इस थ्रूपुट को हमने फंडामेंटल इक्वेशन जो थ्रूपुट के लिए Q इज इक्वल टू सी इंटू पी यू माइनस पी डी से कंपेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने C फाइंड करना है। बेसिकली हमने एनालिटिकल एनालिसिस कर रहे थे कंटिन्यूम फ्लो का थ्रू लॉन्ग पाइप, और उसको डिस्कस करते हुए हमने जो इक्वेशन ड्राइव करनी थी कंडक्टर्स के लिए फॉर कंटिन्यूम फ्लो। तो इस Q को इससे कंपेयर करेंगे, ये P1 माइनस P2 क्या डेल्टा P है ना ये भी, और ये PU माइनस PD ये भी क्या डेल्टा P है, एक ही बात है। ये भी अपस्ट्रीम प्रेशर है, ये डाउनस्ट्रीम है, ये भी अपस्ट्रीम है, ये भी डाउनस्ट्रीम है। तो कंपेयर करने से C क्या हो जाएगा, इक्वल टू पाई D4 ओवर 128 ईटा L। L किसकी इंटीग्रेशन थी? DX की, DX की इंटीग्रेशन क्या है, L आएगी हमारे पास, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे DX को 0 से लेंथ तक इंटीग्रेट करना है ना, और P स्क्वायर ओवर 2 को इंटीग्रेट किया तो उसका आंसर आया था P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर ओवर 2 लिमिट पुट करने के बाद, और DX की इंटीग्रेट करेंगे तो L आएगा, ठीक है।
और एल की लिमिट पुट करेंगे तो क्या है ये फाइनल लिमिट एक्स इक्वल टू एल है माइनस इधर एक्स इक्वल टू 0 है तो एल माइनस 0 क्या हो जाएगा एल के इक्वल ही आ जाएगा। ये दो लिमिट्स पुट की इसलिए यहाँ पे एल भी आ गया और ये P1 प्लस P2 ओवर 2 को हम के एवरेज प्रेशर कहेंगे। ठीक है, मीन प्रेशर ही है ना, प्रेशर की इनिशियल वैल्यू और एक लेफ्ट और राइट साइड दोनों को सम करके डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास कंडक्टर्स का फार्मूला आ गया कि कंडक्टर्स लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कल हम क्वालिटेटिवली भी बात कर रहे थे, जितना पाइप लॉन्ग होगा उतनी उसकी कंडक्टर्स कम होगी। ये वायर से कंपेयर करें, इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो डिस्कस करें, जितना लॉन्ग वायर की रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है कंडक्टर्स कम होती है, इसी तरह लॉन्ग पाइप की भी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी और कंडक्टर्स क्या होगी कम होगी। लेकिन लेंथ की जस्ट वन पार्ट के इन्वर्सली है, तो डायमीटर पे इसकी डिपेंडेंस ह्यूज है। डायमीटर जितना बड़ा होगा पाइप का, जितना यानी वाइडर पाइप होगा, उतनी उसकी कंडक्टर्स क्या बहुत हाई होगी। और यहाँ कंडक्टर्स की सिर्फ डायमेंशन पे भी नहीं डिपेंड कर रही, कोफिशिएंट पे तो कर रही है, विस्कोसिटी पे डेफिनेटली करेगी, ये साथ साथ प्रेशर पे भी कर रही है। यानी ये जो फ्लो हो रहा है हायर से लोअर प्रेशर की तरफ, ये प्रेशर की वैल्यू क्या है। जैसे एक फ्लो ऐसा भी हो सकता है, कल हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे कि फ्लो हो रहा है 1000 मिली बार से 10 मिली बार पे। एक फ्लो ऐसा है कि 10 मिली बार से 1 पे हो रहा है, ज़ाहिर इसका एवरेज प्रेशर भी कम आएगा। और एक फ्लो ऐसा है जो 1 मिली बार से 10⁻³ मिली बार के दरमियान हो रहा है। तो जितना एवरेज प्रेशर ज़्यादा होगा, मीन हायर प्रेशर पे फ्लो होगा, उतनी कंडक्टर्स भी पाइप की क्या होगी ज़्यादा होगी। अंडरस्टैंड, ये बात समझ आ रही है ना कि ये जो Yes, अपर sir. और लोअर प्रेशर जितने ये हाई होंगे, हाई प्रेशर पे फ्लो होगा तो उस पर गैस हमारे पास क्या ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लो करेगी पाइप में से, तो उस वक्त हम कहेंगे इस पाइप की कंडक्टर्स क्या ज़्यादा है। तो इट मीन्स कि ये प्रेशर पे भी डिपेंड करती है। तो फिर यानी कि ड्यूरिंग फ्लो कंडक्टेंस कांस्टेंट नहीं होगी। बज़ाहिर तो ये कांस्टेंट लगती है ना कि पाइप, अब आपका पाइप तो फिक्स हो जाता है, पंप भी आपका फिक्स होता है जो एक वक्त में आप पाइप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन प्रेशर तो वेरी करता रहता है ना। पहले प्रेशर इस साइड पे 1000 था, इधर आपके पास आपने दोनों एंड पे 1000 था, पहले प्रेशर डिफरेंस नहीं था। जो ही पंपिंग स्टार्ट की इधर 1 मिली बार हो गया, ठीक है, आपने उसे कम करना चाहिए 1000 से 900 आ गया। तो जितना प्रेशर लो होता जाएगा इधर उससे थोड़ा कम होता है हमेशा। पंप हमेशा क्या, अगर इधर 1000 है इधर 900 होगा, लेट से इधर 9 है तो इधर 800 होगा। तो पंप हर वक्त लेफ्ट हैंड साइड से प्रेशर को स्लाइटली डाउन रखता है ताकि गैस का फ्लो होता रहे। तो ये यहाँ पे एक फिर कंडक्टेंस एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि ये प्रेशर तो हर वक्त चेंज होता रहता है, तो ये भी क्या साथ साथ क्या वेरी करेगी। एक तो यह है कि हमने एक सिंपलेस्ट मॉडल लिए लिया है, लेकिन फिर भी ये किसी हद तक क्या है कंडक्टेंस को क्या सक्सेसफुली क्या ये एक्सप्लेन करता है, यहाँ पर इसको क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं जो, ठीक है। तो ये चीज़ थी हमारे पास क्या करना, इसमें कोई हमने जस्ट पॉइजी हैगन लॉ यूज़ की है, हमने उसको ड्राइव नहीं यहाँ पे करना, ठीक है, ये ऑलरेडी ड्राइव है फार्मूला। और हम जस्ट एक यहाँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चाहते थे कि जो कॉन्टीन्यूम फ्लो है वो हमारे पास क्या किन पैरामीटर पे डिपेंड करता है, क्योंकि ऑलरेडी आप फ्लूइड डायनामिक्स में स्टूडेंट्स ये चीज़ें सिंपल ये लॉज बर्नौली इक्वेशन ड्राइव कर चुके होते हैं। यहाँ इन लॉज की डेरिवेशन हमारा पर्पस नहीं है, ठीक है। जैसा हमने स्मॉल सीक्वेंट में ये आगे मॉलिक्यूलर फ्लो में हम नए से सारे एनालिसिस करेंगे, क्योंकि फ्लूइड डायनामिक्स में आपने पहले मॉलिक्यूलर फ्लो नहीं पढ़ा होगा। हमेशा आप फ्लूइड डायनामिक्स में कॉन्टीन्यू फ्लो होता है, फ्लूइड होता ही वो है जो एक विस्कस चीज़ हो, जो डेंस चीज़ हो, उसको हम फ्लूइड कहते हैं। तो लोअर क्लासेस में पहले आपने मॉलिक्यूलर फ्लो या उसके डायनामिक्स या उसका एनालिटिकल एनालिसिस नहीं किया, तो वो आपके लिए एक नई चीज़ होगी। तो इसलिए इसको हम क्या जो आपकी पहले अंडरस्टैंडिंग है वही लॉ जो आप पहले डिस्कस कर चुके हो, उसको डायरेक्टली हमने क्या वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को यूज़ किया। जैसे इसे क्या है पूरे पाइप के लिए इंटीग्रेट यहाँ पे किया है और हमने कंपेयर करके थ्रूपुट की फंडामेंटल इक्वेशन से कंडक्टर्स का क्या फार्मूला ड्राइव कर दिया। आगे मॉलिक्यूलर फ्लो में देखेंगे, वहाँ पे कंडक्टेंस प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है, यहाँ पे करती है, लेकिन वहाँ पे क्या प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, जब हायर प्रेशर होता है ना तो गैस ज़्यादा तेज़ी से फ्लो करती है, जब प्रेशर लो हो जाता है तो गैस बड़ी क्वांटिटी कम हो जाती है, तो उसका फ्लो रेट भी क्या होता है वो वाला नहीं रहता जो पहले होता है। तो हायर प्रेशर पे फ्लो ज़्यादा होता है हमेशा, लोअर प्रेशर पे हमेशा फ्लो, नो डाउट प्रेशर डिफरेंस इसमें भी है, लोअर प्रेशर पे भी है प्रेशर डिफरेंस, और हायर प्रेशर भी प्रेशर डिफरेंस चाहे सेम है, मीन इधर 1000 है इधर 100 है, लेकिन अगर इधर 100 है इधर 1 है तो दोनों में प्रेशर डिफरेंस 100 का ही है ना। लेकिन क्योंकि ये लो प्रेशर्स हैं 100 और 1 एज़ कम्पेयर टू 1000 एंड 900, तो वहाँ गैस की क्वांटिटी ज़्यादा है, ज़्यादा डेंस गैस है, तो वहाँ फ्लो ज़्यादा होता है पाइप में से, ठीक है। इस तरह जब आप मॉलिक्यूलर जी में चले जाते हैं तो उस वक्त तो प्रेशर इधर -4 मिली बार होता है, कम अज़ कम -3 -4 मिली बार
मालिकुलर regime में -4 कम से कम होता है, तो -4 से इधर थोड़ा लेस होगा -5, उस पर जो फ्लो होगा उसमें बड़ी कम गैस फ्लो करके जा रही होगी, उसको हम आगे मालिकुलर फ्लो में के डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे कि वहाँ पे जो है कि डिफरेंट लॉज उसको के यूज़ करके जो है। Molecular flow में क्या है, having considered the principal attributes of continuous flow and some of its complexities, we move on to the quite different matter of molecular flow. As we shall discover, this is less complicated in character. ये क्यों complicated है, complexity है, यहाँ जो flow है जो कंडक्टर से खास तौर पे वो वेरिएबल है, ठीक है, वो प्रेशर पे डिपेंड कर रही है। इस तरह का एनालिटिकल एनालिसिस आपको करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हर वक्त आपकी कंडक्टेंस की वैल्यू चेंज हो रही है। नॉर्मली उस चीज़ का एनालिटिकल एनालिसिस करना आसान है जो हर वक्त जो कांस्टेंट है, जो वेरी ना करे टाइम के साथ साथ जो है। तो यहाँ एक जो कंडक्टर साथ साथ वेरी करे तो आपको हर डिफरेंट प्रेशर पे उसके लिए क्या उसकी डिफरेंट वैल्यू क्या कंसिडर करनी पड़ती है, तो उसको आपको फिर फाइंड करना पड़ता है वैल्यूज़ को जो है। अगर आप इसका न्यूमेरिकल एनालिसिस करें, सिमुलेशंस करें, तो ये एक ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग टास्क होगा कि एक वेरिएबल पैरामीटर जो टाइम के साथ साथ हर वक्त वेरी कर रहा है क्योंकि प्रेशर वेरी कर रहा है, तो उसका फिर एनालिसिस करना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। Molecular flow is characterized by Knudsen number k and greater than unity। ये क्या होता है, जब Knudsen number greater than unity हो तो उस वक्त जो गैस का फ्लो होगा, ठीक है, उस वक्त उसकी स्टेट मॉलिक्यूलर स्टेट और उसका फ्लो क्या होगा, मॉलिक्यूलर फ्लो, which physically means that mean free path associated with the prevailing number density of the contained gas molecule is greater than the size of the container। उसमें हमने कहा था मीन फ्री पाथ लेस देन होता है साइज ऑफ कंटेनर। ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लिख रहे हैं किसकी, मॉलिक्यूलर फ्लो की। एक तो नुकसान नंबर ग्रेटर देन यूनिटी होता है और दूसरा क्या है, जो मीन फ्री पाथ है वो क्या है हमारे पास, क्या है, ग्रेटर देन कंटेनर होता है, उसमें इसके अपोजिट है कॉन्टीन्यूम में। तो ये अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाए, मीन मॉलिक्यूलर फ्लो की दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं, खसूसियात बताएं या कॉन्टीन्यूम, तो आप इस तरह से ये क्या बता सकते हैं। ऑल semblance to the fluid behavior is lost because there are no molecule collision। तो ये फ्लूइड बिहेवियर के जितने सारी जो उससे रिजेम्बलेंस है, जो सेम्बलेंस है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे गैस है जो फ्लूइड बिहेव ही नहीं करती, फ्लूइड गैस एज ए फ्लूइड जब बिहेव करती है तो उसमें मालिकुलर कोलिजन क्या डोमिनेट होते हैं, जबकि इसमें मालिकुलर कोलिजन होता ही नहीं है कॉन्टीन्यूम फ्लो मालिकुलर में, सॉरी। So these are the conditions in the work chambers of many vacuum systems because as previously noted the mean free path for nitrogen is at -4 millibar is 0.64 meter, so that for a chamber of typical size conditions are molecular at pressure below this value। तो मोस्टली चैम्बर जो लैब में हम यूज़ कर रहे होते हैं उनमें गैस मोस्टली चैम्बर में मॉलिक्यूलर फ्लो में होती है। क्यों, क्योंकि चैम्बर्स का साइज 0 से 1 मीटर के दरमियान में होता है, मोस्टली जो लैब में यूज़ कर रहे होते हैं, और मोस्टली हम सेकेंडरी वैक्यूम चैम्बर में यूज़ कर रहे होते हैं। और -4 के -3 से लेकर -8 तक सेकेंडरी वैक्यूम होता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं हर चैम्बर में यही प्रेशर हो, प्राइमरी वैक्यूम में भी काम किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो हमारे पास जो है जो सोफिस्टिकेटेड कोटिंग होती हैं, थिन फिल्म कोटिंग या डिवाइसेस फैब्रिकेट करते हैं, एटलीस्ट उसके लिए सेकेंडरी वैक्यूम होना चाहिए। तो इसीलिए मॉलिक्यूलर स्टेट में फ्लूइड डायनामिक्स को डिस्कस करना और मॉलिक्यूलर स्टेट में पाइप की कंडक्टेंस का नॉन होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी मोस्टली जो रिसर्च में जो गैस जिसको हम डील करते हैं वैक्यूम चैम्बर में, वहाँ पे क्या होती है, वो मॉलिक्यूलर स्टेट होती है। और उस वक्त जब पंपिंग हो रही होती है, पंपिंग तो हम करते जाते हैं, जब -4 भी प्रेशर हो जाता है पंपिंग हो रही होती है, यानी -4 से ऑनवर्ड जितना भी प्रेशर डाउन होता जाता है उस पर जो गैस फ्लो कर रही होती है वो सारी क्या मॉलिक्यूलर स्टेट है। -3 तक कॉन्टीन्यूम स्टेट, ठीक है, और -4 से मॉलिक्यूलर स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद जितना मर्जी प्रेशर कम करते जाएंगे, -5, 6, 7, 8, -11, -15, तो वहाँ गैस क्या कहलाएगी कि वो मॉलिक्यूलर स्टेट में। इसका डायनामिकल एनालिसिस करना है तो वही जैसे मैंने पहले बताया था, यहाँ बर्नौली इक्वेशन फ्लूइड डायनामिक्स के जो लॉज हैं वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स यूज़ करते हैं, हर मॉलिक्यूल पे इंडिविजुअली हम क्या उस पर क्या ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स अप्लाई करेंगे और फिर उसे सारे पार्टिकल्स के लिए इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। एक पार्टिकल की मोशन स्टडी की और अदर के साथ से क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। तो ये है सिंपल सा, लेकिन जस्ट आपने एक फंडामेंटल इक्वेशन जैसे न्यूटन सेकंड लाया किसी बॉडी की मोशन को डिस्क्राइब करना है, और इस तरह श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होती हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। क्लासिकल में मेन क्या है, जो डायनामिक्स हैं पार्टिकल्स की, हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स यूज़ करते हैं। तो ये यहाँ पे हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे। इन अ पाइप हम कंसिडर करते हैं जिसकी लेंथ L है एंड डायमीटर D है,
consider a short section between coordinates x and x plus dx, across which the pressure changes from P to P minus dP. There will be an associated change n to n minus Cn in the number density of the molecule. ये वही वाली जो हमने पहले कंटिन्यूम फ्लो में कंसिडर की थी डायग्राम, कि एक लॉन्ग पाइप ले रहे हैं, लेंथ L है, उसका डायमीटर D है, उसका एक क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं स्मॉल पाइप का, उस क्रॉस सेक्शन की सेगमेंट की लेंथ dx है, तो उसके एक एंड पे प्रेशर P है, दूसरे एंड पे प्रेशर क्या P माइनस dP है. इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या फ्लो हो रहा है. फ़र्क ये है कि अब इस डायग्राम में हम कॉन्टिन्यूम की जगह क्या है मॉलिक्यूलर फ्लो दे रहे हैं. सेम डायग्राम यहाँ पे बना सकते हैं उसी तरह की. ठीक है. Molecular flow in the pipe may be considered to occur with the mean drift velocity superposed on the thermal velocity that is reduced to zero by the collisions that molecules have with the wall. ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? अगर आपने सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ी हुई है तो वहाँ पे आपने एक वायर के लिए की कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का फार्मूला ड्राइव किया था. वहाँ आपने इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफाइन की थी. क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? थर्मल वेलोसिटी क्या होती है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? वहाँ पे भी अब ये दोनों चीज़ें डिफाइन कर चुके हैं. जी सर वो एडिशनल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की जब जो हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं वो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है. सॉरी कौन सी रिपीट करेंगे ज़रा, कौन सी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है जो? वो सर एडिशनल वेलोसिटी जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है. ठीक है. जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो जो वेलोसिटी उस वक्त इलेक्ट्रॉन की होती है. ठीक है. तो उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं. और थर्मल वेलोसिटी क्या होती है? जैसे थर्मल वेलोसिटी अगर आपके जेहन में है, रूम टेम्परेचर पे सर जैसे जब इलेक्ट्रॉन को हीट करेंगे. हीट नहीं करना. जैसे ये थर्मल हमेशा याद रखें, जैसे थर्मल एनर्जी रूम टेम्परेचर पे हम डिफाइन करते हैं. जैसे गैस मॉलिक्यूल हैं, एक गैस है स्टैंडर्ड इनफ्लोज है, तो मॉलिक्यूल मोशन में है ना हर वक्त जो है. उस वक्त गैस का टेम्परेचर क्या रूम टेम्परेचर है, और रूम टेम्परेचर पे उनके पास जो एनर्जी है उसे कहते हैं थर्मल एनर्जी है उनके पास. ठीक है. और उसकी वैल्यू भी है. कितनी वैल्यू होती है एक गैस मॉलिक्यूल की रूम टेम्परेचर पे? जो थर्मल एनर्जी होती है, जो रैंडम मोशन में उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, कितनी वैल्यू होती है वो? 25 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट. कितनी होती है? हम लास्ट चैप्टर में आई थिंक ये सॉल्व भी किया था ना, रूम टेम्परेचर पे थर्मल एनर्जी केबीटी. केबीटी क्या है? थर्मल एनर्जी है रूम टेम्परेचर पे. तो बेसिकली जब एक वायर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, इलेक्ट्रॉन फिर भी मोशन में होते हैं, लेकिन वो रैंडम मोशन होती है उनकी. ठीक है. उस वक्त उनकी वेलोसिटी को थर्मल वेलोसिटी कहा जाता है. तो एक्चुअली जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो एक डायरेक्टेड वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन को मिलती है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस या ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. उस वेलोसिटी को फिर क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं. ठीक है. यहाँ ये वेलोसिटी किस वजह से मिलेगी गैस मॉलिक्यूल को? प्रेशर डिफरेंस. ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस. ड्यू टू, ठीक है, प्रेशर डिफरेंस होगा तो गैस फ्लो करेगी. और यहाँ गैस एज ए फ्लूइड नहीं कर, ये जब गैस कॉन्टिन्यूम स्टेट में है फिर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट नहीं यूज़ कर सकते. ये डाइल्यूट गैस के लिए होती है, मॉलिक्यूलर स्टेट के लिए जब हम एज ए पार्टिकल ले रहे हैं गैस को. ठीक है. इंडिविजुअल पार्टिकल ट्रीट कर रहे हैं, वो डिस्क्रीट पार्टिकल है, उनके दरमियान गैप बहुत ज़्यादा है और डेंसिटी गैस की क्या बहुत कम है जो. ठीक है. By Newton's second law equating the rate of change of momentum due to the loss of loss in the wall collisions to the force across the element gives. अब इस पार्टिकल की मोशन पे गैस पार्टिकल हम क्या न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे कि जो फोर्स लग रही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसे जो मिल रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लग रही है. ठीक है. उस फोर्स के तहत वो मूव कर रहा है. तो अकॉर्डिंग न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स क्या होती है? इज इक्वल टू एम ए या एफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ये है ना न्यूटन साइकिल इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में मॉलिक्यूल क्या मूव करता हुआ जा रहा है, कोलिजन्स करता जा रहा है. कहाँ पे कोलिजन्स हो रहे हैं मॉलिक्यूल के? मॉलिक्यूलर स्टेट में जब मॉलिक्यूल मूव करेगा आपस में तो कोलिजन नहीं होते. फिर कोलिजन किस किस जगह पे होते हैं मॉलिक्यूल्स के? कंटेनर्स की वॉल के साथ.
कंटेनर्स की वाल के साथ, इस वजह से उसकी ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी लैटिस में मूव करता है तो उसके भी कोलिजन्स होते हैं जब वो फ्लो कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। तो मॉलिक्यूल्स के जो कोलिजन होते हैं, पाइप तो हॉलो है, इसमें कोई चीज़ नहीं है, लेकिन वाल के साथ होते हैं। तो वाल के साथ जिग जैग ऐसे कोलाइड करता करता मॉलिक्यूल के पाइप में के मूव करता है, उस वजह से उसकी जो वेलोसिटी होती है कि वो हमारे पास के ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है। तो आपको ये इस इक्वेशन को बस अंडरस्टैंड करना है, उससे ये डायरेक्ट लिखी है कि न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई किया हुआ है। एन बी एवरेज ओवर 4 इंटू पाई डी डी एक्स इंटू एम क्यू एवरेज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर ओवर 4 इंटू डी पी। तो एफ इज इक्वल टू जो एम में या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम राइट हैंड साइड पे है या लेफ्ट हैंड साइड पे, और फोर्स किस साइड पे है। इसमें बताएं कि इस इक्वेशन में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मॉलिक्यूल किस साइड पे है और फोर्स किस साइड पे है। फोर्स ये वाली साइड है राइट हैंड साइड, या फोर्स ये वाली साइड है। सर डीपी वाली सर साइड। फोर्स लेफ्ट फोर्स साइड। फोर्स ये कैसे फोर्स बनेगी, हमने इसको प्रूव करना है, अभी देखते हैं। उसने डायरेक्टली ऊपर लिखा है एफ फोर्स, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। यूनिट एरिया। तो फोर्स क्या हो जाएगी, प्रेशर इंटू एरिया। फोर्स क्या हो जाएगी, प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर की जगह ये डीपी है, ये हम सेगमेंट में फ्लो डिस्कस कर रहे हैं, स्मॉल सेगमेंट में, वहाँ प्रेशर क्या है, डीपी है, ठीक है। और एरिया क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है पाइप का, वो सर्कुलर एंड होता है ना पाइप का, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। आर क्या होता है, डी बाई टू, डायमीटर का हाफ होता है ना जो रेडियस है। आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर ओवर 4। तो पाई डी स्क्वायर ओवर 4 क्या है, ये एरिया है बेसिकली, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप है, और ये डी पी क्या प्रेशर है जो, ठीक है। तो यहाँ हम फिर क्या लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं, ये किस तरह से बनता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द, क्योंकि मॉलिक्यूल का मोमेंटम चेंज हो रहा है ना, वो ड्रिफ्ट करके मूव कर रहा है, उसके कोलिजन्स हो रहे हैं रास्ते में, ठीक है। तो ये हमने प्रूव करना है, ये तीनों जो पैरामीटर्स हैं ये मल्टीप्लाई होकर ये डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो इसमें हर टर्म को यहाँ पे उसने एक्सप्लेन किया हुआ है, in which first two terms on the left hand side gives the number of wall impacts per second in the element dx। ये first two terms हैं left hand side पे, कि number of के wall impacts पर, number of molecules colliding per second to the walls of the container, ठीक है। ये कंटेनर की वॉल के साथ किस एरिया में, हम स्मॉल सेगमेंट में फ्लो डिस्कस कर रहे हैं ना, जो स्मॉल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, स्मॉल सेगमेंट है जिसका लेंथ क्या है, डी एक्स है ये वाली, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक लेंथ क्या है, डी एक्स है, और ये एक सिलिंड्रिकल पाइप है, यहाँ से यहाँ तक पूरा जो सिलिंड्रिकल पाइप का एरिया अंदर आएगा, इनर आएगा, ये शॉर्ट सिलेंडर इसे कह सकते हैं। उसकी पूरी सरफेस से जितने मॉलिक्यूल पर सेकंड कोलाइड कर रहे हैं उसको हम क्या इन फर्स्ट टू टर्म से क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पे, एन वी एवरेज ऑफ 4। अब हम देखते हैं कि ये कैसे ये बन जाता है। व्हाट इज एन वी एवरेज ऑफ 4, फर्स्ट टर्म क्या है, बड़ी फेमस वेल नोन टर्म है, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके लास्ट 1 मिनट है, फिर हम नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं जी। एन बी एवरेज और 4 क्या चीज़ है, मीन वेलोसिटी। नहीं पूरा पैरामीटर क्या बनता है, आपने सेकंड चैप्टर में जाएं, सेकंड चैप्टर में हमने एक क्वांटिटी डिफाइन की थी, उसका फार्मूला ये है इम्पिंजमेंट रेट। इम्पिंजमेंट रेट ये है, ये बेसिकली क्या ये इम्पिंजमेंट रेट, क्योंकि हम फाइंड क्या करना चाह रहे हैं, नंबर ऑफ वॉल कोलिजन्स पर सेकंड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कोलाइडिंग पर सेकंड, ठीक है।